लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हमारा विषय है कोड फोर्स का। कोड फोर्स क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं। देखिए, ओड के मीनिंग होते हैं अकेला, अयुग्म, अनोखा आदि तमाम मीनिंग होते हैं। और एक होता है ओड, उसका भी मीनिंग यही होता है। अब अकेला कौन है, अनोखा कौन है, विचित्र कौन है, वो केवल ईश्वर है। ये ओड शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका वनस्पतियों से क्या संबंध है, आज हम इस विषय में बात करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे सामने आने लगे हैं, जिसमें पल्लव दास जी है, माल के जीत सिंह हैं और दूसरे लोग भी हैं। सबको मेरा नमस्कार है। तो मैं कह रहा था कि वनस्पतियों में ईश्वर का क्या महत्व है, इस विषय में आज बात करनी है। देखिए, वनस्पतियां संसार में जब भी पैदा होती हैं, जहाँ भी पैदा होती हैं, उनके उगने के लिए, जीवन चलाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। कृषि विज्ञान में अध्ययन किया गया है कि पौधों के जीवन चलाने के लिए 15 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। 15 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें कुछ सूक्ष्म हैं और कुछ सूक्ष्म नहीं है। आप सभी जानते होंगे, पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। आप लोग जब खेतों में फसलें बोते हैं तो उसमें इन चीज़ों की पूर्ति के लिए आप अलग से भूमि में ये चीज़ें मिलाते हैं। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेश आदि कई तत्व हैं। और कुछ तत्व ऐसे हैं जो बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। नमस्कार भाई, आप लोगों के नाम कभी कभी हम पढ़ नहीं पाते हैं, अपने लाइट के कारण। इसके लिए आप लोग क्षमा करें, क्योंकि दूर से पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है। तो मैं बता रहा था कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। इसमें मॉलिब्डेनम है। लेकिन अब नए अनुसंधान से ये पता चला है कि पौधों की वृद्धि के लिए
15 नहीं 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। खैर, जिन तत्वों की पौधों को जीवन चलाने के लिए आवश्यकता होती है, वही सारे तत्व पौधे के अंदर पाए जाते हैं। यानी जो चीज़ हम खाते हैं वही चीज़ें हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। उसी तरीके से पौधों की वृद्धि के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वही चीज़ें पौधों के अंदर पाई जाती हैं। और ये सारी चीज़ें ज़मीन से पौधा प्राप्त करता है। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधा इन सारी चीज़ों को ज़मीन से लेकर के औसतन 40 से 80 फीट तक ऊपर पहुंचा देता है, बिना किसी मशीन के, बिना किसी पावर के। जमीन से 80 फीट तक ऊपर पहुंचा देता है। आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी टॉप तक पानी पहुंचता है, तभी तो वो हरे भरे रहते हैं। कौन सी ऐसी ताकत है जो पौधे के जमीन से लेकर के रूट फुनुक तक, चोटी तक पानी पहुंचाती? वो प्रेशर है रूट का। एक रूट प्रेशर होता है। रूट में इतना अधिक प्रेशर होता है कि वो पानी को 80 फीट तक ऊपर पहुंचाता है। हो सकता है 80 फीट से ऊपर भी पेड़ होते हों, कोई 80 होता होगा, कोई 70 होगा, कोई 60 होगा, कोई 50 होगा, कोई 40 होगा। 50 तक तो अमूमन पेड़ देखने को मिल जाते हैं। तो जमीन में जो पोषक तत्व होते हैं, ये बाई रूट प्रेशर ये ऊपर तक पहुंचाए जाते हैं। और ऊपर पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा वो चीज़ होती है जो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वोट फोर्स के लिए बैठा हूँ और मौर्य जी पौधे के विषय में पढ़ा रहे हैं। मैं उसी विषय पर बात कर रहा हूँ। तो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। ये छेद नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ये छिद्र जब धूप होती है तो खुल जाते हैं, और जब धूप नहीं होती है तो ये बंद हो जाते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा से पत्तियां भोजन बनाती। भोजन कैसे बनाती? देखिए, हम जो श्वसन क्रिया करते हैं और उसमें ऑक्सीजन खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियां अपने में अवशोषित करती हैं और उसका भोजन बना लेती हैं। और भोजन बना करके कहाँ भेजती हैं?
जो जड़ें भोजन खींचती हैं वो ऊपर टॉप तक पत्तियों में भेजती हैं, और जो पत्तियां भोजन बनाती हैं वो नीचे रूट तक भेजती हैं। इस तरीके से भोजन का संतुलन बना रहता है। जो भोजन नीचे से प्राप्त होता है वो ऊपर तक जाता है, जो ऊपर से प्राप्त होता है वो नीचे तक आता है और एक संतुलन में आता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि ऊपर से भोजन मिला और सारा का सारा भोजन जड़ों में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। वो संपूर्ण भोजन में जाएगा, पौधे में जाएगा। जैसे हम खाना खाते हैं और खाने के बाद में ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ताकत पेट को ही मिल जाए। जिस भाग को जितनी भोजन की आवश्यकता होती है उस भाग में उतना भोजन जाता है। और यदि ऐसा सिस्टम ना हो तो शरीर के अंग नष्ट हो जाएंगे। कभी कभी देखा होगा कि पौधों के किसी भाग में भोजन नहीं पहुंचता है तो वो डालें सूख जाती हैं। वहाँ यही कारण होता है, किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के कारण किसी डाल में इन्फेक्शन हो गया और उसमें भोजन नहीं पहुंचता तो वो डालें सूख जाती। अब जब हम इन पत्तियों से अर्क निकालते हैं, पौधों की पत्तियों से, लकड़ी से, राइजोम से अर्क निकालते हैं, तो वही तो सारी चीज़ें आएंगी जो पौधे के अंदर थी। जो पत्ती के अंदर चीज़ें हैं वही बाहर निकलेंगी, जो तने में चीज़ें हैं वही बाहर निकलेंगी, जो फल में है वही बाहर निकलेगा, जो रूट में है और राइजोम में है वही बाहर निकलेगा। राइजोम क्या होता है आप समझ लें। राइजोम वो होते हैं जिसमें पौधा भोजन को इकट्ठा कर लेता है। भाई देखिए, हम लोग इनकम करते हैं और उस इनकम का एक हिस्सा बचा करके रख लेते हैं। किस लिए रख लेते हैं? कभी आवश्यकता पड़ी तो उस बचत से निकाल करके खर्च कर लेंगे। तो राइजोम में भी यही होता है कि जब पौधे की आवश्यकता होती है तो उस राइजोम से भोजन निकाल करके अपना जीवन चलाता है। उदाहरण के लिए एक हल्दी का पेड़ होता है, वो बरसात में जून के महीने में उगता है और नवंबर दिसंबर में पक जाता है। उसके बाद लोग क्या करते हैं, उसे निकाल करके मार्केट पहुंचा देते हैं। यदि उसे न निकालें तो पौधा वहीं पड़ा रहेगा, जीवित अवस्था में पड़ा रहेगा, ऊपर से सूख जाएगा क्लाइमेट के कारण। लेकिन चूंकि उसने अपने अंदर हल्दियों में अपना भोजन इकट्ठा कर रखा है, उससे वो जीवित रहेगा और जैसे ही अनुकूल मौसम मिलेगा वो फिर से उग जाएगा। इस तरीके की जड़ों को हम राइजोम कहते हैं। जैसे अदरक है, हल्दी है, ऐसी चीज़ों को हम राइजोम कहते हैं।
जिसमें भोजन एकत्र होता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, हम कई नामों को देख रहे हैं, नए नाम आ गए हैं, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद है। तो मैं कह रहा था कि जो तने के अंदर चीज़ें होंगी वही तो जब हम अर्क निकालेंगे उसमें निकलेगा, कुछ दूसरा थोड़ी निकलेगा। अब पौधा हमने बताया कि 15 या 17 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जो पौधा जीवन की चलाने के लिए अपने अंदर लेता है, उन्हीं चीज़ों को अर्क के रूप में बाहर देगा। इस अर्क को स्पिरिट भी कहते हैं, मदर टिंचर भी कहते हैं। मदर मीन्स जिसका है, जिसका अंश है। देखिए इंग्लिश का वर्ड है, मदर मीन्स माँ और टिंचर मीन्स अर्क। जिस माँ से ये अर्क निकला है उसको कहा है मदर टिंचर। मदर प्लांट को कहा है और टिंचर माने रस, प्लांट का रस। स्पिरिट जिसको हम यूनानी के लोग जिसको जौहर कहते हैं, इसी को वाइटल फोर्स भी कहते हैं, जीवनीय शक्ति। इसी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ओड फोर्स कहा जाता है। कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो इसका मतलब केवल परमात्मा की शक्ति से है। अब देखिए, परमात्मा की शक्ति को हम कभी नहीं देख सकते हैं। परमात्मा की शक्ति क्या किसी भी शक्ति को नहीं देखा जा सकता। उस चीज को तो देखा जा सकता है जिसमें वो शक्ति मौजूद होती है, लेकिन शक्ति को कभी नहीं देखा जा सकता है। देखिए, आप मंदिर में जाते हैं तो माना जाता है कि मंदिर में परमात्मा की शक्ति होती है, ऐसा माना जाता है। जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ परमात्मा नहीं दिखता, वहाँ केवल मूर्तियाँ दिखती हैं, मंदिर की दीवारें दिखती हैं, परमात्मा नहीं दिखता। इसी तरीके से जब हम पेड़ों का अर्क निकालते हैं तो हमें अर्क दिखता है, लेकिन वो शक्ति जो परमात्मा की है वो नहीं दिखती। और उसी परमात्मा शक्ति के कारण ही पेड़ों में इतनी कार्य क्षमता होती है। यदि आप थोड़ी गहराई से देखें तो पेड़ों में जनरेशन से लेकर के, जर्मिनेशन से लेकर के पूरे जीवन भर एक विकट रासायनिक क्रियाएं होती हैं, भयंकर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और उन रासायनिक क्रियाओं से पेड़ को जूझना पड़ता है। जैसे हमारे जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनेकों रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उससे हमें जूझना पड़ता है। सिब्बत की बात यह है कि हमें पता नहीं चलता, वैसे पेड़ों को भी पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग जानकार हैं, समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, तो इस बात को मालूम कर लिया कि जब हम कोई बात करते हैं, जब हम कुछ सोचते हैं, जब हम चलते हैं,
तब लाखों प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं और इन रासायनिक क्रियाओं को संचालित करने वाला कौन है? वही ओड फोर्स, वही परमात्म शक्ति, वही वाइटल फोर्स, वही स्पिरिट। यदि वो स्पिरिट जीवन से निकल जाए तो ये सारे के सारे तत्व हमारे शरीर में मौजूद रहेंगे, लेकिन ये बोलने की ताकत, चलने की ताकत और दूसरी जो ताकतें हैं सजीव होने की, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो पौधे के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वे अभिक्रियाएं आसान नहीं हैं, बहुत जटिल हैं। और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को संचालित करने के लिए कुछ ज़्यादा तत्वों की आवश्यकता होती है, कुछ कम तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए, शरीर में यदि पानी न हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पेड़ों का शरीर हो, तो रासायनिक अभिक्रियाएं कमज़ोर होने लगती हैं। आप एक दिन पानी न पीजिए तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। कहीं पेट खराब हो जाएगा, कहीं मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा, कहीं और कुछ होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। उसी तरीके से पेड़ों में यदि पानी की कमी हो जाए तो पेड़ सूखने लगते हैं, उनकी चैतन्यता समाप्त होने लगती है, पत्तियां नीचे झुक जाती हैं, पत्तियां सूरज की रोशनी में जल जाती हैं। यानी पानी की भारी आवश्यकता होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। ऐसे सूक्ष्म जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें जो बहुचर्चित चीज़ें हैं वो हैं एंजाइम, हार्मोन और विटामिन्स। हमारे शरीर में भी इन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कम मात्रा में ही आवश्यकता होती है। वैसे पेड़ों में भी एंजाइम, हार्मोन, विटामिन्स की कम मात्रा में आवश्यकता होती, लेकिन होती है। आपके शरीर में जब विटामिन्स की कमी हो जाती है तो आप कहते हैं जरा सेब खाएं, संतरे खाएं, अंगूर खाएं तो विटामिन्स पूरे हो जाएं। यदि पेड़ों में विटामिन नहीं है तो आपको कहाँ से मिल जाएंगे? जाहिर है कि पेड़ों में विटामिन हैं जो नेचुरल तरीके से हैं, आपको वो पेड़ों की चीज़ें खाने से प्राप्त हो जाती हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में जब हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो बहुत सारे फल हैं जो वैद्य लोग बताते हैं कि इनको खाइए, इनसे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे पाचन क्रिया में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, वो जब कमज़ोर होने लगते हैं तो वैद्य जी कहते हैं कि आप अंजीर खाइए, आप अनार खाइए, आदि आदि तमाम चीज़ें बताते हैं जो उनके हिसाब से फिट होते हैं और हम ठीक भी होते हैं। इसका मतलब है कि उसमें ये एंजाइम्स होते हैं। इसी तरीके से हार्मोन भी होते हैं।
तो जो पेड़ों से अर्क हमें प्राप्त होता है उसमें एंजाइम, हार्मोन, विटामिन सी सब होते हैं और इन्हीं से हम औषधियां बनाते हैं। पेड़ों के अर्क से ही हम औषधियां बनाते हैं। औषधियां बनाने के कई तरीके हैं, सबके अलग अलग हैं। देखिए, आयुर्वेद में जो औषधियां बनती हैं उसमें एक मोटा तरीका है, पेड़ के भाग को लिया, जिसकी औषध बनानी है उसे कूट पीस करके चाल करके चूर्ण बना लिया, उसमें लकड़ी भी गई, छिलके भी गए, जो तने के अंदर चीज़ें थीं वो भी गईं, यानी विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी चाहा सब का सब उसमें चला गया। एलोपैथ में क्या करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट ही निकाल लेते हैं। एक्सट्रैक्ट में जो उसका केमिकल हुआ वो निकाल लिया, बस बाकी सब छोड़ दिया। एलोपैथ में प्लांट के अंदर जो एल्कलाइड होता है केवल उसको निकाल लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। एक मोटा तरीका। होम्योपैथ में क्या है? होम्योपैथ में यह है कि प्लांट को डिकम्पोज होने के लिए अल्कोहल और पानी के मिश्रण में डाल देते हैं और वो 8-10 दिन तक रखा रहता है। धीमे धीमे प्लांट इनके मिश्रण में डिकम्पोज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, देखिए इसमें पत्तियां भी डाली जाती हैं, किसी में राइजोम डाला जाता है, किसी में रूट डाली जाती है, किसी में स्टेम डाला जाता है। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग होता है, लेकिन सब में पड़ता वही है। तो उसमें निकलता क्या है? उसमें वही निकलता है जो पेड़ों के अंदर होता है। तो जो होम्योपैथिक औषधियाँ बनती हैं उनमें भी वही चीज़ होती है जो पौधों के अंदर होती है। हमने 3 पैथी बताई। यूनानी में भी यही होता है और कुछ नहीं होता। अब बात आती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। देखिए, हमारे सामने और नए लोग आ गए हैं और सबको मेरी तरफ से बधाई है, धन्यवाद है। आप लोग सही टाइम पे फेसबुक से जुड़ जाते हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं। क्योंकि आज के समय में किसी को सुनने के लिए किसी के पास कहाँ समय है, लेकिन आप लोग मुझे सुनने के लिए आते हैं, इसलिए आपको बधाई देते हैं। कोई डॉक्टर सुनील कुमार मौर्य हमें दिख रहे हैं, हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। तो मैं बात कर रहा था यूनानी की कि उसमें जो दवाएं बनती हैं उनमें भी यही होता है। अब बात आती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो दवाएं बनती हैं उसका तरीका अलग है। तरीका अलग यह है कि उसमें जो अर्क निकलता है वो 2 चरणों में निकलता है, 2 भाग में निकलता है। और होम्योपैथिक में जो अर्क निकलता है वो 1 भाग में निकलता है। हमने बताया कि पहले प्लांट को डिकम्पोज करते हैं, अल्कोहल और
डिस्टिल वाटर के मिश्रण में डिकम्पोज कर लेते हैं और उसके बाद में जो मदर टिंचर बनता है वहीं से मेडिसिन डेवलप करते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ में ये है कि प्लांट को डिस्टिल वाटर में डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद में जो एक्सट्रैक्ट निकला उसका कोहेबिशन करते हैं, उसके बाद में जो स्पेसिफिक निकली वहाँ से मेडिसिन डेवलप करते हैं। दोनों में अंतर है। प्लांट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो वहाँ तक प्लांट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो प्लांट के अंदर होती हैं, और जब हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं कलरफुल तो उसमें वो सारी चीज़ें आ सकती हैं जो डिस्टिल वाटर में डिज़ाल्व होने लायक है। और होम्योपैथी में वो सारी चीज़ें आ सकती हैं जो डिस्टिल वाटर और अल्कोहल में डिज़ाल्व होने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अल्कोहल में डिज़ाल्व होती हैं, डिस्टिल वाटर में नहीं होती। तो अल्कोहल पड़ा है तो उसमें डिज़ाल्व हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्टिल वाटर में डिज़ाल्व होती हैं, अल्कोहल में डिज़ाल्व होती हैं। हमने अल्कोहल नहीं डाला तो अल्कोहल में डिज़ाल्व होने वाली चीज़ें नहीं निकलेंगी। उसके बाद में क्या करते हैं कि इस अर्क को जो हमने डिस्टिल वाटर में निकाला है इसको हम कोहेबिशन में डालते हैं। तो कोहेबिशन में क्या होता है, उसमें एक प्रकार का फिल्ट्रेशन होता है। वो चीज़ें उससे सेपरेट हो जाती हैं जो भाप बन करके उड़ सकती हैं। भाप बन करके कौन कौन सी चीज़ें उड़ सकती हैं? जो कम टेम्परेचर पर भाप में डिज़ाल्व होकर के उड़ सकती हूँ। देखिए हाई टेम्परेचर उसमें नहीं होता है, कोहेबिशन होता है कम टेम्परेचर पर 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो चीज़ें डिज़ाल्व हो करके भाप में ऊपर उड़ सकती हैं वही उड़ सकती हैं। देखिए आपको बताएं, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जब हम कम टेम्परेचर पर डिज़ाल्व कर वो इवापोरेट करते हैं तो तेल का टेम्परेचर कितना होता है? तेल का टेम्परेचर लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट। वो कम टेम्परेचर पर बॉयल नहीं हो सकता है, उड़ नहीं सकता है। इसलिए जो स्मेल आती है, जो स्फेजरिक निकलती है वो ऑर्डरलेस होती है। और एल्कलाइड एवापरेट नहीं होते हैं, वाष्पित नहीं होते हैं, इसलिए वो नहीं होते हैं। कलर नहीं होते हैं। इस तरीके से जो चीज़ निकलती है वो अलग टाइप की होती है। इसकी अभी केमिकल एनालिसिस नहीं की गई है, और जहाँ पर थोड़ी बहुत की भी गई है वो बहुत पुराने समय में की गई थी। हो सकता है उस टाइम में लेबोरेटरी में इतनी अच्छी जांच करने की सुविधा न हो, और ये भी हो सकता है कि जांच कराई न गई हो, क्योंकि जो जांच के लिए दिया जाएगा वही जांच की जाती है। लेकिन 1952 में जर्मन की एक बुक में इस बात को लिखा गया है कि ये औषधियाँ
एंजाइम, विटामिन और हार्मोन के करीब हैं, और वो बुक मेरे पास है। हालांकि ये बुक केवल हमारे पास ही नहीं, बहुत सारे लोगों के पास में होगी और उसको पढ़ा भी है। लेकिन लोगों ने क्या किया, आज का आदमी बहुत चालाक हो गया है। उसने कहना शुरू कर दिया कि इस चीज को मैंने कहा है कि औषधियां, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन हैं। नवंबर 1953 में ये बुक छपी थी और इसमें लिखा हुआ है कि औषधियां, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन के करीब हैं। ये नहीं कहा कि इसमें हैं, करीब हैं। और ये बुक है ये। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें जो भी वर्णन है वो आपको पूरा पूरा मिलेगा। और ये बुक मेरी छापी हुई नहीं है। ये बुक जेशो कंपनी से आई है और बहुत पुरानी मेरे पास है। ओके, इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि फला आदमी ने कहा कि औषधियां, एंजाइम हैं, विटामिन हैं, हार्मोन हैं, वो गलत है। इस बुक पे लिखा गया था सबसे पहले, उन्होंने जाहिर किया था कि इसके करीब हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट ऐसे मिलते हैं। देखिए, बाहर किसी के पास बनती हो या न बनती हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं औषधियां कोअबेशन विधि से बनाता हूं और मैंने औषधियों को जो रिजल्ट देखा है वो चौंकाने वाले होते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है कि जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जबकि मेडिसिन अभी इनकम्प्लीट है, और जब कंप्लीट होगी तो कितने अच्छे रिजल्ट होंगे। हमने F1 के कुछ रिजल्ट आप लोगों को पहले बताए थे, फेसबुक पर लिखे थे, आप लोगों ने बाहर कमेंट किया। अब हम S1 बनाने की तैयारी में हैं। संभवतः 2-3 दिन के अंदर हमारा S1 तैयार हो जाएगा और उसके भी रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे। तो संक्षेप में मैं ये कहता हूं कि वोड फोर्स पेड़ों की, वनस्पतियों की वो शक्ति है जिसमें पौधे की जीवनीय शक्ति मौजूद होती है, और ये शक्ति पौधों के रस,
में होती है। बिना इस शक्ति से पौधे का कोई अस्तित्व नहीं होता। हालांकि होता तो हमारा भी नहीं है। जिस दिन हमारे जीवन से ओट फोर्स निकल जाएगी, उस दिन हम आपके सामने सीधे नहीं होंगे, लेटे हुए होंगे। देखिए, ओट मीन्स परमात्मा होता है, और ये कोई हमारा मीनिंग बनाया हुआ नहीं है। ये जो डिक्शनरी है, शब्दकोश है, उनमें मिलता है। हमारे पास उसके फोटोकॉपी रखी हुई है, जो आज से 27-28 साल पहले निकाला था, वो रखे। दुर्भाग्य इस बात का है कि अब वो पुस्तकें नहीं मिलती हैं। अब मुझे आवश्यकता है, लेकिन मैंने लाइब्रेरी में ढूंढाया, नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी प्रमाण के तौर पर हमारे पास पेपर रखे हुए हैं। तो ओट फोर्स के विषय में लोगों में बहुत तरीके के मतभेद हैं, लेकिन यहां कोई मतभेद नहीं है। वनस्पतियों के रस में जो औषधीय शक्ति होती है, उसे ही ओट फोर्स कहते हैं। बहुत शार्प डिफिनेशन। वनस्पतियों के रस में जो औषधीय शक्ति होती है, उसे ही ओट फोर्स कहते हैं। और यदि ये ओट फोर्स निकल जाए तो रस की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे पहले ये होता था कि किसी औषधि की कोई एक्सपायरी नहीं लिखी जाती थी, तो औषधियों की ओट फोर्स खराब हो जाती थी, डेड हो जाती थी, निकल जाती थी, लेकिन लोग औषधियों का इस्तेमाल किया करते थे। तो गवर्नमेंट ने एक नियम बना दिया कि अब एक एक्सपायरी लिखी जाएगी, तो एक्सपायरी लिखी जाने लगी। अब यदि कोई औषधि एक्सपायर हो जाती है तो फिर उसको इस्तेमाल नहीं करते, यानी ये मान लिया जाता है कि उसकी ओट फोर्स खत्म हो गई। इसी तरीके से जब पेड़ से ओट फोर्स खत्म हो जाती है तो पेड़ डेड हो जाता है। मनुष्य के अंदर से ओट फोर्स निकल जाती है, मनुष्य डेड हो जाता है। जिस चीज से ओट फोर्स निकल जाएगी वो चीज डेड हो जाती है। अब आप कहेंगे कि जो हम पंसारी के यहाँ से मेडिसिन खरीद करके लाते हैं वो भी डेड होती है, फिर उनसे औषधियाँ कैसे तैयार होती हैं? बड़ा वाजिब प्रश्न है। लेकिन दुख इस बात का है कि आप लोग नहीं करते, ये प्रश्न मुझे ही करना पड़ता है। देखिए, ओट फोर्स जब तक रहेगी तब तक संसार में किसी वस्तु का अस्तित्व बरकरार रहता है, उसकी कीमत होती है।
जब उसमें ओड फोर्स खत्म हो जाती तो उसकी कीमत नहीं होती। पंसारी के यहाँ से जो हम जड़ी बूटी खरीद करके लाते हैं उसकी कीमत होती है, और कीमत होने के कारण ही हम उसे खरीदते हैं। और जब उसका कीमत ख़त्म हो जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं। जैसे आप पंसारी के यहाँ से कोई वनस्पति खरीद करके लाए और उससे औषधि निकाल ली। औषधि निकालने के बाद में, अर्क निकालने के बाद में उसे आप अपने पास नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि उसकी ओड फोर्स आपने निकाल लिया है। अब उसमें कुछ भी नहीं है, उसे कूड़े में फेंक देते हैं। आप एक स्टूल लाते हैं, उस स्टूल में रंगाई पुताई करके आप बैठने का काम करते हैं। वो सूखे हुए पेड़ की लकड़ी होती है, उसकी कीमत होती है तो आप अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उस लकड़ी में घुन लग जाता है, लकड़ी जर्जर हो जाती है, उसके बाद में उसे आप फेंक देते हैं। फिर उसकी कोई कीमत नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जब तक उसकी कीमत होती है तब तक उसमें ओड फोर्स मानी जाती है, और जब उसकी कीमत समाप्त हो जाती है ओड फोर्स उसमें नहीं रहती है। जैसे एक उदाहरण और मैं बताता हूँ। लकड़ी से कोयला पेपर बनता है, और पेपर बन करके वो हमारे पास आता है, उसकी कीमत दे करके हम उसे खरीद लेते हैं। उसे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, कहीं भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में उस पेपर को कबाड़ी आता है, वो खरीद ले जाता है। खरीद करके उसमें अभी ओड फोर्स उसकी नहीं ख़त्म हुई है, वो पैसा देता है, खरीद ले जाता है। उसके बाद में वो दूसरे को बेचता है, अभी उसकी ओड फोर्स नहीं ख़त्म हुई। लेकिन जब उसके लिफाफे बनते हैं और लिफाफों में एक बार सामान आने के बाद में उसकी कोई कीमत आप नहीं समझते हैं, तब उसे कूड़े में फेंक देते हैं और वो फिर रिसाइकिल होता है। इस तरीके से जब तक ओड फोर्स उसके अंदर रहती है, जीवनीय शक्ति उसके अंदर रहती है, तब तक चीज़ चलती रहती है, उसका हम बराबर उपयोग करते रहते हैं। इसी तरीके से वनस्पतियों में, वनस्पतियों के कटे हुए भागों में ओड फोर्स मौजूद रहती है, ख़त्म नहीं होती है, उसका हम उपयोग करते हैं। जंतुओं में भी ऐसा ही होता है। आप एक शंख खरीद करके लाते हैं 400-500 रुपए का, और उसको अपने घर में रखते हैं, उसको बजाते हैं। कालांतर में 30-40 वर्ष बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। फिर आप उसे नहीं बजाते हैं और उसे फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ओड फोर्स खत्म हो गई। जब तक ओड फोर्स होती है तब तक उसकी कीमत होती है। ओड फोर्स मतलब है परमात्मा की शक्ति। तुम्हारे अंदर भी जब तक परमात्मा की शक्ति है तब तक तुम्हारी कीमत है, और जिस दिन परमात्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी उस दिन आपकी कोई कीमत नहीं होगी। हमारी समझ से डॉक्टर R.P. सैनी
आप कुछ लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि सूखे हुए पेड़ों को से कोअबेशन विद से दवा बनाई जा सकती है। जी हाँ, सूखे हुए पेड़ों से औषध बनाई जा सकती है और बनाई जाती है। आयुर्वेद में सूखे हुए पेड़ ही इस्तेमाल होते हैं, होम्योपैथ में सूखे हुए पेड़ ही इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रो में भी सूखे हुए पेड़ इस्तेमाल होते हैं, यूनानी में सूखे हुए पेड़ इस्तेमाल होते हैं। आप भी तो सूखे हुए पेड़ों का इस्तेमाल खूब करते हैं। अरे मुनक्का खरीद के लाते हैं, वो सूखा होता है। अखरोट खरीद के लाते हैं, वो सूखा ही होता है। काजू खरीद के लाते हैं, वो सूखा ही होता है। बादाम सूखा होता है। कितने मैं बताऊं, ये सूखे ही तो होते हैं। मोलैठी खरीद के लाते हैं, ये सूखा ही होता है। सब आप तो इस्तेमाल करते हैं, उसमें वोट फोर्स होती है। तो मैं समझता हूं अब वोट फोर्स के विषय में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, और यदि कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर टिप्पणी करूँगा, आंसर दूंगा और समझाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, और अब डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य को इजाज़त दीजिए। यदि परिस्थितियां सामान्य रहीं तो अगले संडे को फिर मुलाकात होगी। आप लोग मेरा फ़ोन नंबर मांगते रहते हैं। मेरी फेसबुक पर जो फ़ोन नंबर दिखता है वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और वही मेरा फ़ोन नंबर है। आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।